अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का ये लेक्चर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में है। आप लोग इससे पहले लेक्चर्स में ये बात समझ चुके कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शंस होते हैं और उसके तीन टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल एमिटर बेस और तीसरा टर्मिनल कलेक्टर। इनमें से जंक्शन विच इज़ नोन एज इमिटर बेस जंक्शन, ये वाला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और ये वाला जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होता है। यानी किसी भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टार्ट करने से पहले उसकी जो बाइसिंग है वो करना ज़रूरी होता है। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल में ये बात सबसे अहम है कि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो, तो हम ट्रांजिस्टर से जो भी इसके मतलूबा काम है वो करवा सकते हैं। हमने इमिटर बेस जंक्शन के साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया है विच इज़ VBB, और इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा सकता है थ्रू अ स्विच S। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया है थ्रू अ टर्मिनल V, थ्रू अ बैटरी VCC। जब तक ये स्विच S ओपन है, इमिटर बेस जंक्शन की बाइसिंग नहीं है और इसमें से इमिटर करंट फ्लो नहीं करता। और अगर इमिटर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस वक़्त बेस करंट और कलेक्टर करंट ये दोनों ही मौजूद नहीं होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा गौर से कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से ज़रा सुनिएगा। वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। इन द वर्किंग ऑपरेशन of a transistor, emitter base junction is forward biased। यानी emitter base junction हमेशा forward biased through a battery VBB and collector base junction is reverse biased through a battery VCC। यानी एक बैटरी VCC के थ्रू कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया जाता है और एक बैटरी VB के थ्रू इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दिया जाता है थ्रू व्हेन स्विच S is open, which means that no current is flowing through the emitter base junction, no net current is flowing through it। यानी आप ज़रा थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें कि अगर ये S ओपन है तो इमिटर बेस जंक्शन में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब ये करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस वक़्त ये और ये करंट भी फ्लो नहीं कर रहे होंगे। When S is open, which means that no current is flowing through the emitter base junction, नो नेट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। नो नेट करंट यानी इसमें से जब तक ये S ओपन है तो ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट एज S इज क्लोज्ड, एमिटर बेस जंक्शन become forward biased and current starts flowing through it, और इसमें से करंट का बहाव स्टार्ट हो जाएगा। यानी देखें
कि जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा, तो इमिटर करंट के स्टार्ट होने पर ही बेस और कलेक्टर करंट ये दोनों फ्लो करना शुरू करेंगे। When electron coming out of emitter enters into the base region, they are attracted by collector due to positive terminal of VCC. अब ये देखें कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इसके अंदर इंटर होंगे, बेस के अंदर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल कैप्चर कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का एक बड़ा हिस्सा कलेक्टर की तरफ चला जाएगा, जबकि बहुत थोड़ा सा हिस्सा ये मैनेज कर पाएगा कि वो बेस की तरफ जाए। When electron coming out of emitter enters into the base region, they are attracted by the collector due to positive terminal of VCC. ये आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इमिटर से बेस के अंदर दाखिल होते हैं, दे आर कैप्चर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कलेक्टर, और इसका बड़ा हिस्सा इमिटर के थ्रू फ्लो कर जाता है। The base is extremely thin, so very few electrons manage to recombine with holes in the base and escape out of the base, so a current starts flowing through collector as IC। यानी देखें कि जब इमिटर में से करंट स्टार्ट होता है IE, तो उस वक्त कलेक्टर में करंट फ्लो करता है IC। हेंस द इलेक्ट्रिक करंट IE flows from emitter to base. A very small part of it flows through the base as IB, and rest of the current flows out to the collector as IC। यानी इमिटर से इंटर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एक बड़ा हिस्सा कलेक्टर कैप्चर कर लेता है, और बहुत कम मिकदार में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बेस कैप्चर कर पाता है। यहाँ जो एरोज के निशान हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं, और जो डॉट्स दिखाए गए हैं विद एरो, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इमिटर से बेस के अंदर दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी मिकदार को कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्ट कर लेता है, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन ये मैनेज कर पाते हैं कि वो बेस के अंदर होल्स के साथ रिकम्बाइन कर जाएं। इसलिए करंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो IE से आ रहा है वो IC और IB में तकसीम हो जाता है। Hence, the electric current IE flows from emitter to base. Very small part of it flows through base as IB, and rest of the current flows out to the collector as IC. Emitter current is divided into two parts, IB and IC। इमिटर करंट के दो हिस्से बन जाते हैं, जिसमें एक का नाम IE, दूसरा IB और IC। The ratio of IB and IC is called as amplification factor। ये समझ लें कि ये किसी ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है
IC over IB. Ratio of the collector current to the base current is known as beta. This is known as amplification factor. Then IC is equal to beta into IB. The value of IB is much smaller than IC. IB की वैल्यू IC के मुकाबले में इंतहाई कम होती है, बट IC एग्जिस्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ IB. यानी IC तब एग्जिस्ट करेगा अगर IB एग्जिस्ट करेगा. यहां से the value of IB is much smaller than IC, but IC exists in the presence of IB. If IB approaches to zero, then IC also approaches to zero. यानी अगर किसी वजह से IB जो है ये जीरो हो जाए तो IC भी जीरो होगा. तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉल चेंजेस इन IB कैन प्रोड्यूस मच लार्जर चेंजेस इन IC. If IB approaches to zero, then IC approaches to zero. From this, it is clear that small changes in IB can produce much large changes in IC. कि IB के अंदर पैदा होने वाली चेंजेस IC में चेंजेस पैदा कर सकती हैं. तो इसके इस इफेक्ट की बुनियाद पर हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये बैटरी, यहाँ से इंटर होने वाला करंट इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी तादाद को इसका पॉजिटिव टर्मिनल कैप्चर कर लेता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे और इंटर होने की सूरत में IE आगे दो हिस्सों में बंट जाता है. ये वाला हिस्सा कहलाएगा IB और ये वाला हिस्सा कहलाएगा IC. ये एक NPN ट्रांजिस्टर, इसमें से इमिटर करंट कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू सेक्शंस, IC एंड IB, बट IB इज मच स्मॉलर देन IC. तो इनकी जो रेशो है दैट इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB. इट मीन्स कि स्मॉल चेंजेस इन IB के अंदर होने वाली स्मॉल चेंजेस IC के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती हैं. तो इसके इस इफ़ेक्ट की बुनियाद पर हम ट्रांजिस्टर को बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं. हम ट्रांजिस्टर को बतौर एम्पलीफायर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा. इसको समझने की कोशिश करें. ये दरअसल ये समझ लें कि ये वाला लेक्चर भी ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन में से एक है. इससे पहले हम ये बता चुके कि ट्रांजिस्टर के दो सेक्शन होते हैं, दो जंक्शंस होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं. इमिटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस. इसके इमिटर से बेस के अंदर दाखिल होने वाला करंट दो सेक्शंस में बढ़ जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. दिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. तो आप इसको अच्छी तरह सुने और समझने की कोशिश करें. इससे अगला लेक्चर जो है वो है वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. तो इसकी जो ये टेक्निक है, यानी ये वाली जो चीज़
कि small changes in IB can produce much larger changes in IC. From this, it is clear that small changes in IB can produce much large changes in IC. Due to this effect, a transistor can be used as an amplifier. और हमारा next lecture जो है वो working of transistor as an amplifier होगा, और ये दोनों lecture उसकी base हैं। यानी उस नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए इन दोनों लेक्चर्स का गौर से समझना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।